नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना शुरू करेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है यह प्रतियोगी परीक्षाओं में यह एक ऐसा खंड है जिसके प्रश्न 15 से 20 तक होते हैं। मान लीजिए कि अगर 100 प्रश्नों का कोई प्रश्न पत्र बनता है तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से होते हैं। तो इसलिए यह खंड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी तैयारी में इसका योगदान काफ़ी अधिक होता है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था जिसको कि इकोनॉमी कहा जाता है, हम इसको समझेंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या है। आर्थिक क्रियाओं में देखिए, व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग। कोई वस्तु बनती है, कोई सेवा जैसे है बैंकिंग सेवा है, बीमा सेवा है, ठीक है, इस तरह की सेवाएं हैं। या कोई वस्तु उत्पादित होती है तो उसका उपभोग किया जाता है। उत्पादन और वितरण, कोई वस्तु बनती है फिर उसका विभिन्न चैनलों, विभिन्न स्तरों पर, देखिए स्टॉकिस्ट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इन सब के माध्यम से कोई वस्तु कंज्यूमर या ग्राहक तक पहुंचती है। तो उत्पादन और वितरण में भी अर्थव्यवस्था का योगदान होता है। तो ये सारे जो हैं ये अर्थव्यवस्था के अंग होते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि। कभी कभी 1970 के दशक तक आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक दूसरे का पूरक समझ लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास जो होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और आर्थिक समृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। तो दोनों में बहुत ही मूलभूत अंतर है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि जो होती है इसका जो परिमाण होता है इसको हमेशा परिमाणात्मक माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है वह परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अब चलिए हम आर्थिक समृद्धि को पहले समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या है। देखिए, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में, यानी एक निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक वृद्धि है। जैसे कि आज हमारा प्रति व्यक्ति आय कुछ है, मान लीजिए कि 25,000 रुपये है, और एक साल के बाद यदि हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है 25,000 से बढ़ करके 26,000, 27,000 या 30,000 रुपये वार्षिक हो जाती है, तो कहा जाएगा कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो आर्थिक जो समृद्धि होती है यह निर्भर करती है किस पर। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी पूरे देश का एक वर्ष के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के द्वारा जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको आर्थिक समृद्धि का निर्धारक माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब देश के अंदर जो भी वस्तुएं उत्पादित हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश और देश के बाहर की भी वस्तुओं को गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम इसको कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि को यह उत्पादन की वृद्धि से संबंधित, यानी उत्पादन अगर होता है तो आर्थिक वृद्धि, उत्पादन बढ़ता है तो माना जाएगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। इसका जो स्वरूप होता है वह परिमाणात्मक परिवर्तन लाता है, न कि गुणात्मक। और आर्थिक जो समृद्धि होती है यह वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि सभी के साथ समान रूप से लागू होती है। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है। आर्थिक समृद्धि कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो,
परंतु अपने में साध्य नहीं होती है। यह साध्य नहीं है, यह क्या है? यह साधन है। साधन किसका? साध्य को प्राप्त करने का। तो साध्य क्या है? साध्य है आर्थिक विकास। यानी आर्थिक समृद्धि ला करके यदि हम आर्थिक विकास को प्राप्त कर लेते हैं तो कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था या किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वह सही रास्ते पर, सही दिशा में चल रही है। अब देखिए आर्थिक समृद्धि के मापक क्या हैं। आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए किन किन यंत्रों का या मापनों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के मापक, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय। अगर मौद्रिक आय को मूल्य स्तर से, मौद्रिक आय को हम मूल्य स्तर से भाग दे देते हैं तो आर्थिक समृद्धि की गणना की जाती है। राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि के कारण, यानी कि राष्ट्र का जो उत्पादन है अगर उसमें वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय भी उसके साथ अगर बढ़ती है तो इसे आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है। मतलब राष्ट्र में उत्पादन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है तो माना जाएगा कि राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि या राष्ट्र आर्थिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर है। सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। यानी कि आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो यह मान लिया जाएगा कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो होता है यह सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद दोनों पर आधारित होता है। प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद दोनों विधियों से इसको मापा जाता है। परंतु जो वरीयता दी जाती है प्रति व्यक्ति आय मापने में वह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसको प्रियॉरिटी यानी कि वरीयता रहती है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि के निर्धारक कारक कौन कौन से कारक हैं जो आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं? तो देखिए, पहला है जनसंख्या की वृद्धि दर। अगर जनसंख्या की वृद्धि तेज हो रही है तो यह कहा जाएगा कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि उतनी तेज नहीं होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात, अगर पूंजी के अनुपात में उत्पादन भी हो रहा है, यानी पूंजी और उत्पाद का अनुपात अगर सही है, ठीक से चल रहा है, तो कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास की दर अगर धनात्मक है तो आर्थिक समृद्धि हो रही है, ऋणात्मक है तो आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है। बचत आय अनुपात, आय की तुलना में बचत का अनुपात ठीक ठाक है, अच्छा है, तो भी आर्थिक समृद्धि होती है। अब हम आर्थिक विकास को पढ़ेंगे। आर्थिक विकास जो है यह आर्थिक समृद्धि की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास को हासिल किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि भूखमरी आ गया, अकाल आ गया और महामारी आ गई, उसके कारण जनसंख्या में कमी हो गई। ठीक है। तो कहा जाएगा कि कम जनसंख्या के लिए जो देश का संसाधन है वह है कम जनसंख्या के जीवन यापन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसको आर्थिक समृद्धि नहीं माना जा सकता है। ठीक है। अब आर्थिक विकास को देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है और इसका जो प्रमुख लक्षण है वह क्या है? देखिए, यह कुपोषण से लड़ने में, बीमारी, निरक्षरता, गंदगी, बेरोजगारी, विषमता, इन सब बुराइयों से दूर करने के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। यानी आर्थिक विकास जो होता है वह इन सब बीमारियों से दूर ले जाने में सहायता करता है। अब देखिए, इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक क्षेत्र विकास और समावेशी विकास, ये तीन चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आर्थिक विकास में जो होता है आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास और समावेशी विकास, ये तीन चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। आर्थिक विकास मुख्य रूप से मानव विकास, किससे? मानव विकास तथा लोगों के चयन का विकास से संबंधित है।
यानी कि मानव विकास हो, मानव का जीवन स्तर ऊपर उठे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, भूखमरी, इन सब चीज़ों से मानव का जीवन स्तर ऊपर उठे और मानव के पास वस्तु या सेवा में से चयन का बेहतर विकल्प मौजूद हो। यानी कि वह उसके सामने यह स्थिति न रहे कि वह इसी एक ही वस्तु को खरीदे या एक ही सेवा को प्राप्त करे, उसके सामने एक से अधिक वस्तु या सेवाओं का विकल्प मौजूद हो, तो कहा जाएगा कि हाँ, आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास मुख्य रूप से वंचित और लाभप्रद लोग इसके केंद्र बिंदु में होते हैं। देखिए, आर्थिक विकास में मुख्य रूप से इसका जो ध्येय होता है, जो लक्ष्य होता है, वह वंचित लोग या जो लोग अलाभप्रद स्थिति में होते हैं वह इसके केंद्र बिंदु में होते हैं। यानी का इसकी जो नीतियों का निर्धारण होता है वह इन्हीं लोगों को ध्यान में रख करके किया जाता है। भावी पीढ़ी के लोग कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस तरह का उनको भविष्य दे पाएंगे, इस पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास जो होता है यह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। यानी कि वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता भी होनी चाहिए। यह नहीं है कि खाली आर्थिक समृद्धि होती रहे लेकिन जीवन यापन, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, इन सब समस्याओं में जरा भी सुधार अगर न हो तो कहा जाएगा कि केवल आर्थिक समृद्धि हो रही है लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो रहा। राष्ट्रीय उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। आर्थिक एवं अनार्थिक चरों में बदलाव। देखिए आर्थिक चरों में बदलाव, जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा हो, तो हम कहेंगे कि हाँ, आर्थिक चरों में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अनार्थिक चर, अनार्थिक जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, गरीबी है, इसमें कमी आवे, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा के बेहतर विकल्प मौजूद हों, तो कहा जाएगा कि हाँ, आर्थिक विकास हो रहा है। अब देखिए, आर्थिक विकास शब्द के बारे में प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूल हक ने क्या कहा। प्रोफेसर महबूल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो आपका उत्तर होगा कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। आर्थिक विकास में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं आदि शामिल होती हैं। मतलब प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, हमारे पास वस्तुओं के उपभोग का बेहतर विकल्प अगर मौजूद है तो कहा जाएगा कि हाँ, आर्थिक विकास हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास जो होता है यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, इन सारी विशेषताओं को समाहित किए हुए होता है। अगर ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं तो कहा जाएगा कि हाँ, आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास के मापक। आर्थिक विकास को मापेंगे कैसे? इसके कई मापक हैं। पहला, एक व्यक्तिनिष्ठ धारणा। आर्थिक विकास जो होता है यह एक व्यक्तिनिष्ठ धारणा, यानी इससे व्यक्ति प्रभावित होता है। ठीक है, यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होता और इसलिए परिमाणात्मक माप इसका जो होता है ये संभव नहीं होता है। इसका मापन जीवन की गुणवत्ता को सुधारने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक के आधार पर किया जाता है। और आर्थिक विकास जो होता है यह एक निरपेक्ष मापक होता है। ठीक है, निरपेक्ष मापक और सापेक्षिक मापक, इसको दो मापकों के आधार पर मापा जाता है। अब देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता, यानी कि अधिकारिता मतलब जीवन पोषण और आत्मसम्मान का आपको अधिकार हो, आप अपने जीवन को पोषण युक्त और सही ढंग से आगे बढ़ा सकें, साथ ही साथ आपके पास अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए, आत्मसम्मान बरकरार रखने का भी अवसर मौजूद हो।
और दूसरा क्षमता विस्तार, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं, उसको करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता होना आवश्यक है। ठीक है। स्वतंत्रता में देखिए, आवश्यकता, अनभिज्ञता, गंदगी आदि दोषों से मुक्ति प्राप्त करना है। और इनको कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन से नहीं मापा जा सकता। जैसे स्वतंत्रता है आपकी, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन या कुल उत्पादन का इसमें कोई योगदान नहीं है। स्वतंत्रता तो एक ऐसी अवस्था है, अगर व्यक्ति एक संतोषजनक और संपूर्ण जीवन जी रहा है तो कहा जाएगा कि उसके अंदर अधिकारिता और क्षमता विस्तार की भावना या क्षमता निहित है। यदि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के साथ देखें तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अगर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, निर्धनता में कमी हो रही है, भूखमरी में कमी हो रही है, साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कैसे होगी? जब आप पोषण युक्त भोजन करेंगे और आपके पास स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प मौजूद होंगे, तब आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। तो कहा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक तब माना जा सकता है। तो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? कौन कौन से प्रमुख कारक हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। अगर कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की वहाँ पर प्रचुरता है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, तो उन संसाधनों का दोहन करके देश आर्थिक विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है। निवेश, पूंजी निर्माण तथा पूंजी का संचयन, कितना धन निवेश किया जा रहा है और उससे कितनी पूंजी उत्पादित की जा रही है, यह भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी उत्पाद अनुपात, तकनीकी प्रगति, तकनीक का कितना इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ऑटोमेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों की उपलब्धता है अथवा नहीं है। जनसंख्या तथा मानवीय पूंजी, देखिए जनसंख्या आवश्यक है। जनसंख्या जो होती है यह मानव संसाधन उपलब्ध कराती है और मानवीय पूंजी इसको माना जाता है। लेकिन अगर जनसंख्या कार्यशील हो, मान लीजिए कि अगर किसी देश में 50% लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हों, तो ऐसी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह लोग कार्यक्षम नहीं होते हैं। और दूसरा है, अगला कारक है राजनीतिक और सामाजिक कारक या सामाजिक कारण। वहाँ का राजनीतिक, उस देश में राजनीतिक स्थिरता है या अस्थायित्व है, या सरकारें अस्थिर प्रकृति की हैं, बार बार सरकारें बदल रही हैं, तो सरकार सही समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक है। और समाज का जो ताना बाना है वह बेहतर अगर होता है तो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आज हमने अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को पढ़ा। आशा है, नहीं विश्वास है, आपको यह वीडियो लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।